लड़ाई और ज्यादा उग्र हो गई। एरिक की मूवमेंट्स तेज और ज्यादा बेताब होती जा रही थीं। हर वार में उसकी जिद और इस टकराव में जीत हासिल करने की ज्वलंत चाहत छलक रही थी। सिमोन आगे झपटा, उसका डैगर सीधे एरिक की छाती की ओर था, लेकिन अवेकनर पूरी तरह तैयार था और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। एरिक तुरंत एक तरफ हटा और हथियार उठाया। उसकी फ्लाइसा हवा को चीरती हुई पलटवार में चली। सिमोन ने बड़ी आसानी से वार पैरी कर दिया। डैगर और ब्लेड की टकराहट से धातु की गूंज पूरे कमरे में फैल गई, जैसे दोनों एक घातक नृत्य में बंध गए हों। एरिक ने अपनी पावर्स चैनल की। अगले ही पल उसकी बाहों से हड्डियां निकलने लगी, लंबी होती हुई, सख्त होकर रेजर शार्प स्पाइक्स में बदलती हुई। एक फ्लूइड मूवमेंट में उसने सिमोन की तरफ बोन थ्रस्ट्स की बौछार कर दी। सिमोन ने तेज और सधे हुए कदमों से उन्हें टाल दिया। सिमोन ने स्mirk किया, उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। इंप्रेसिव ट्रिक्स एरिक, लेकिन इसे संभाल पाओगे? तेज हरकत के साथ उसने अपनी पावर एक्टिवेट की। उसका डैगर चमकते हुए आइस ब्लेड में बदल गया। एक साधारण हथियार अब ठंडे, दुष्ट ऑरा से घिरा एक घातक वेपन बन चुका था। एरिक ये देखकर सन्न रह गया। ये आदमी तो किसी क्लैन से होना चाहिए था। क्या तुम्हें लगा था कि सिर्फ सिल्वरबेंड ही ऐसा कर सकता है? इसके बाद वह एरिक पर टूट पड़ा। उनके हथियार जोरदार टकराहट के साथ भिड़े। इस बार आवाज अलग थी, क्योंकि सिमोन के डैगर पर जमी बर्फ ने उसे डैगर से ज्यादा सोर्ड जैसा बना दिया था। कमरा उनके वारों से कांप उठा। हवा में माना चटकने लगी। लड़ाई अभी खत्म होने से बहुत दूर थी, और ये बात एरिक और सिमोन दोनों जानते थे। इस टकराव के पल में उनकी किस्मतें आपस में उलझ चुकी थी, और एरिक अपने लिमिट्स धकेल रहा था, खतरे के सामने जीत तलाशते हुए। देखने वाले, स्टूडेंट्स और थग्स सब स्तब्ध थे। आंखें हैरानी से फैली हुई थी। एम्बर, ग्वेन, जेकब और बाकी लोग लड़ाई के बीच बीच में उधर देखते और एरिक की ताकत देखकर बोल ही नहीं पाते। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल था, एरिक ये सब कर कैसे रहा है? सिर्फ यही नहीं कि वह सिमोन के बराबर लड़ रहा था, बल्कि यह भी कि वह एक साथ मल्टीपल पावर्स कैसे इस्तेमाल कर पा रहा था। डर की जगह अब हैरानी ने ले ली थी। वे एरिक की एबिलिटी की विशालता को समझ ही नहीं पा रहे थे। एम्बर का मुंह खुला रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास साफ था। उसने कभी ऐसी पावर्स नहीं देखी थी, और उसे इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिस इंसान के वह सबसे करीब थी, उसके पास ऐसी ताकत थी। यह सोच ही इंसानी समझ से बाहर थी। ग्वेन की भौहें सिकुड़ गई। उसकी नजर बार बार इस दृश्य पर टिक जाती। सवालों की बाढ़ उसके दिमाग में उमड़ रही थी। वह जानती थी एरिक मजबूत है, लेकिन यह उसकी कल्पना से भी कहीं आगे था। बाकी लोग भी एक दूसरे की तरफ देखते रहे। शॉक, डिसबिलीफ और इंट्रिग मिश्रण उनके चेहरों पर था। एरिक की पावर्स ने उनकी दुनिया की समझ ही हिला दी थी। उधर लड़ाई चलती रही। सिमोन के हर वार का जवाब एरिक देता, अपनी बोन मैनिपुलेटिंग ब्रेन क्रिस्टल पावर से अपनी कम स्पीड की भरपाई करते हुए और सिमोन को पास आने से रोकते हुए। हड्डियां एक सप्लीमेंट्री डिफेंस की तरह भी काम कर रही थी। एरिक के शरीर तक पहुंचने से पहले सोर्ड को उनसे होकर गुजरना पड़ता। कमरा हथियारों की टकराहट और गूंजती हुई सांसों से भर गया। एरिक ने फिर स्पाइक्स दागी। सिमोन ने एक्रोबैटिक एजिलिटी के साथ बैक स्पिन किया और फिर से बच निकला। हड्डियों के हथियार हवा को चीरते हुए निकल गए, लेकिन थग भी कम नहीं था। उसकी आइस स्वॉर्ड सटीकता और रफ्तार के साथ चली, एरिक के खुले हिस्सों पर निशाना साधते हुए। सिमोन ने जोर लगाकर स्वॉर्ड घुमाई। एरिक के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। उसे फिर से माना का सहारा लेना पड़ा। उसने मेटलाइजेशन और माना एक्सोस्केलेटन इस्तेमाल किया, नुकसान रोकने के लिए। लेकिन इसकी कीमत भारी थी। उसके माना रिजर्व्स तेजी से घट रहे थे। एरिक ने सोचा, क्या शानदार डिफेंस है। सिमोन पीछे हटते हुए बोला। एरिक की पेशानी पर पसीना चमक रहा था। इतने ताकतवर लोगों से लगातार लड़ना उसके शरीर और मैना दोनों पर भारी पड़ रहा था। अब उसके पास ज्यादा माना नहीं बचा था, और उसे सच में डर लगने लगा था कि आज वह मर सकता है। मैथ्यूज हाउंड सिमोन फिर आगे चपटा। आइस सोर्ड उसके हाथ में चमक रही थी। कमरे का तापमान कई डिग्रीज तक गिर चुका था। उसने फिर एरिक की छाती पर वार किया, लेकिन अवेकनर ने नेथानियल्स पावर की मदद से वार रोक लिया। उसने फ्लाइसा से पैरी किया, अपनी ताकत को बूस्ट करते हुए, वही ताकत जिस पर मैथ्यू का बेटा गर्व करता था। धातु की जोरदार गूंज फिर हवा में फैल गई। सिमोन रुका नहीं। उसने पिवट किया, आंखों में अड़िग इरादा। एरिक के शरीर से निकलती बोन स्पाइक से बचते हुए वह साइड में फुर्ती से खिसक गया।
हर स्पाइक उसे इम्पेल करने के लिए उठी थी। लेकिन सिमोन कोई आम दुश्मन नहीं था। उसकी एजिलिटी एरिक से कहीं ज्यादा थी। पॉइंट ब्लैंक पर भी वह अटैक से बच निकलता। वह मुड़ता पलटता, मौत के वारों से बाल बाल बचता। एरिक की आंखें जल रही थी। उसने अपनी पावर्स और ज्यादा चैनल की सिमोन को मारने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जा रही थी। थग हर वार से बच रहा था। उसके पास एक ही रास्ता बचा था, लोगन्स पावर, लेकिन उसके लिए 3 शर्तें थीं। पहली, डार्ट तब इस्तेमाल करनी थी जब सिमोन को जरा भी अंदाजा न हो। दूसरी, सिमोन को इतना थका देना था कि वह डॉज न कर सके। तीसरी, एरिक के पास इतना मैना होना चाहिए था कि वह उसे कमजोर करके मार सके। यह सोचते हुए एरिक ने तेजी से आगे चपट्टा मारा। फ्लाइसा सिमोन के पेट की ओर थी, उम्मीद करते हुए कि डार्ट इस्तेमाल करने का मौका मिल जाए। अचानक बदली इस अप्रोच से सिमोन चौंक गया और मुश्किल से वार से बच पाया। तू तो लगभग लकी हो गया था, सिमोन चिल्लाया। एरिक के वार की ताकत से हवा में शॉक वेव्स दौड़ गई। मलबा इधर उधर उड़ने लगा, धूल छा गई। सिमोन जल्दी संभल गया। उसके चेहरे पर अम्यूजमेंट एक्साइटमेंट का मिश्रण था। वह जानता था एरिक के पास बहुत कम न्यूरल लिंक्स है, और फिर भी वह यह सब कर रहा था। अगर उसे यह पावर मिल गई तो वह कितना ताकतवर होगा। कमरा पूरी तरह बैटलफील्ड बन चुका था। स्टील और चमकते मैना की धुंधली लकीरें हर तरफ थीं। एरिक की बोन स्पाइक्स फिर निकली, सिमोन को इंपेल करने के लिए। लेकिन सिमोन की स्किल और एजिलिटी ने उसे डॉज, साइड स्टेप और पैरी करने दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह हड्डियों के बीच नाच रहा हो। इस अराजकता के बीच बाकी लोग अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ते हुए भी ये सब देख रहे थे, हैरानी और अविश्वास के साथ। एरिक की एबिलिटीज, ऐसी पावर्स जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उनका डर अब उम्मीद और हैरानी में बदल रहा था। एरिक सिमोन के सामने डटा हुआ था, और वही उम्मीद उनकी अपनी लड़ाइयों में उन्हें ताकत दे रही थी। वे समझ चुके थे, एरिक ही उनकी जिंदगी की चाबी था। अवेकनर उनके लिए उम्मीद की किरण, और सिमोन उसके तग्स के खिलाफ ढाल बन चुका था। लेकिन लड़ाई के बीच एरिक की आंखों में थकान साफ दिखने लगी। हर वार और पैरी के साथ उसकी ताकत घट रही थी, जबकि सिमोन अभी भी काफी हद तक ठीक था। हालांकि अब उसके लिए भी यह आसान नहीं रहा था। एक छोटी सी चूक में एरिक की डिफेंस ढीली पड़ी। सिमोन ने मौका पकड़ा और तेजी से डैगर घुमाया। एरिक की छाती पर एक गहरी कट लग गई, पहले से मौजूद जख्म के ऊपर। दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और वह एक पल के लिए लड़खड़ा गया। सबने एक साथ सांस रोक ली। एम्बर की आंखें चिंता से फैल गई, उसकी आवाज कांप गई। एरिक। दर्द के बावजूद एरिक रुका नहीं। खून बह रहा था, लेकिन उसने आगे बढ़ना चुना। उसने अपने साथियों की तरफ एक नजर डाली, उन्हें डेस्परेटली लड़ते हुए देखा। अब वे 2 के खिलाफ 1 की हालत में थे। संख्या का शुरुआती फायदा खत्म हो चुका था। अब उनका पूरा ध्यान बस जिंदा रहने और हमलों से बचने पर था। उनकी जिंदगियां भी उनके बचे हुए मैना पर टिकी थीं, और वह भी ज्यादा नहीं था, क्योंकि वे काफी देर से लड़ रहे थे। लड़ाई जारी रही। एरिक की मूवमेंट्स अब ज्यादा कैलकुलेटेड थी। घायल छाती, कंधे और बाजुओं के दर्द के बावजूद उसका फोकस बना रहा। हर वार उसके लिए किसी छुरा घोंपने जैसा था। खून लगातार बह रहा था, और वह खुद को कमजोर महसूस करने लगा था। सिमोन के चेहरे पर एक ट्विस्टेड ग्रिन फैल गई। एरिक की हालत देखकर उसे सैडिस्टिक मजा आ रहा था। एरिक की कमजोर पड़ती डिफेंस और चेहरे पर उभरता तनाव उसकी एक्साइटमेंट को और बढ़ा रहा था। उसे जीत अब साफ दिखने लगी थी। हर वार के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। इस लड़ाई की तीव्रता ने उसके भीतर एक आदिम भूख जगा दी थी, दबाने और जीतने की भूख। उसका रोमांच बढ़ता जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे एरिक की हर मूवमेंट में बेताबी बढ़ रही थी, क्योंकि सिमोन उस सीक्रेट को बाहर निकालने के और करीब पहुंच रहा था। जब एरिक सिमोन से लड़ रहा था, उसी दौरान फ्लॉयड और ग्वेन उस तग के सामने आमने सामने खड़े थे, जिसके पास सुपर एक्सेलरेशन की पावर थी। ऊर्जा नेगेट करने वाली फ्लॉयड की एबिलिटी उस आदमी के लिए नेचुरल काउंटर थी, क्योंकि वह उसकी स्पीड को स्लो कर सकता था। लेकिन तग के मुकाबले फ्लॉयड के न्यूरल लिंक्स कम थे, इसलिए उसका असर उतना ज्यादा मजबूत नहीं था। ग्वेन अपनी मैना आर्मर पहने हुए आने वाले हमले के लिए तैयार खड़ी थी। असली लड़ाई उससे ही लड़नी थी, जबकि फ्लॉयड उसकी स्पीड घटाने का काम कर रहा था। इससे लड़की और तग के बीच का पावर इंबैलेंस कुछ हद तक कम हो गया। तग आगे चपटा। फ्लॉयड की दखल के बावजूद उसकी स्पीड अभी भी काफी ज्यादा थी। उसका हथियार हवा में ब्लर बन गया, विनाशकारी वार करने के इरादे से।
लेकिन फ्लॉयड की एनर्जी मैनिपुलेशन ने उसकी मूवमेंट्स की फ्लो बिगाड़ दी, जिससे वह अपनी सामान्य रफ्तार के सिर्फ एक हिस्से के साथ लड़ने पर मजबूर हो गया। यही ग्वेन के लिए काफी था। उसकी आर्मर ने हमलों को झेल लिया। ग्वेन ने पलटवार किया। उसकी आर्मर्ड फिस्ट तग के पेट में जा लगी। झटके की गूंज उसकी बाह में दौड़ गई। फ्लॉयड की पावर से तग की तेज रफ्तार रुक गई और वह लड़खड़ा गया, मगर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। आंखों में गुस्सा भर गया। अनोइंग। फ्लॉयड लगातार उस आदमी से निकलने वाली एनर्जी को मैनिपुलेट कर रहा था, उसकी मोमेंटम और ताकत घटाते हुए। उसकी एबिलिटी एक रस्सी की तरह काम कर रही थी, थग की स्पीड और स्ट्रेंथ को जकड़ते हुए। अब थग का हर कदम पहले से सुस्त लग रहा था, जैसे वह गाढ़े कीचड़ में चल रहा हो। इससे ग्वेन को मौके मिले। उसने कैलकुलेटेड स्ट्राइक्स की एक सीरीज चलाई, हर पंच सटीक और ताकतवर। थग ने जवाबी हमला किया। फ्लॉयड की इंटरफेरेंस के बावजूद उसकी मूवमेंट्स अब भी किसी आम इंसान से तेज थी। उसका हथियार फिर ब्लर बना, ग्वेन की डिफेंस में गैप्स ढूंढते हुए। लेकिन मैना आर्मर ने इंपैक्ट्स अब्सॉर्ब कर लिए, ताकत को अपनी प्रोटेक्टिव सरफेस पर फैला दिया। ग्वेन डटी रही। फ्लॉयड की आंखें संकरी हो गई। उसने एनर्जी मैनिपुलेशन और बढ़ा दी। हवा उसकी पावर से क्रैकल करने लगी, थग की स्पीड पर ज्यादा दबाव डालते हुए। अब हर मूवमेंट उसके लिए संघर्ष बन गया था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। थग और ग्वेन के बीच लगातार वारों का आदान प्रदान होता रहा। मैना आर्मर और फ्लॉयड की मदद की वजह से आर्मर्ड स्टूडेंट पर हमलों का खास असर नहीं पड़ रहा था। ग्वेन ने मौका देखा और आगे बढ़ी, एक तेज किक थग के सिर की ओर। वह वार से बच गया, लेकिन लो स्पीड की आदत न होने के कारण संतुलन वापस पाना उसके लिए मुश्किल हो गया। लड़ाई जारी रही। कमरे में ग्रंट्स, हथियारों की टकराहट और क्रैकलिंग एनर्जी की आवाजें गूंजने लगीं, बाकी लड़ाइयों की आवाजों में मिलती हुई। फ्लॉयड और ग्वेन ने खुद को लिमिट्स तक धकेल दिया, हर छोटे एडवांटेज का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन थग की रॉ स्ट्रेंथ उनके मुकाबले कहीं ज्यादा थी, और रेड पैलेस के इन दो स्टूडेंट्स के खिलाफ उसके पास अब भी कई बढ़तें थी। जैसे जैसे लड़ाई चलती रही और फ्लॉयड व ग्वेन का मैना खर्च होता गया, उन्होंने देखा कि आदमी धीरे धीरे ज्यादा ग्राउंड लेने लगा। उनके जख्म भी बढ़ते जा रहे थे। इसी पल उन्हें डेस्परेशन का बोझ महसूस होने लगा। हालात हर गुजरते पल के साथ और खतरनाक होते जा रहे थे। फ्लॉयड की कोशिशों के बावजूद थग की सुपर एक्सेलरेशन अब भी उसे जानलेवा बढ़त दे रही थी। भले ही थोड़ी कम हो गई हो, उसके हमले अब भी रिलेंटलेस प्रिसिशन और ताकत से भरे थे। हर वार हड्डियां हिला देने वाला था। ग्वेन ब्रूज्ड और बैटर्ड होती जा रही थी, लेकिन वह बेवकूफ नहीं था। वह जानता था कि असली समस्या फ्लॉयड है। वह बार बार उसे मारने की कोशिश करता और हर बार ग्वेन बीच में आकर उसे बचा लेती, जबकि फ्लॉयड पूरी ताकत से उसे स्लो करने पर ध्यान देता। थकान उन पर हावी हो चुकी थी, उनकी सांसें उखड़ी हुई थी, मांसपेशियां जल रही थी और दिमाग किसी नए प्लान की तलाश में दौड़ रहा था। ग्वेन की मैना आर्मर, जो अब तक डटी हुई थी, लगातार हमलों से कमजोर पड़ने लगी। प्रोटेक्टिव एनर्जी फ्लिकर करने लगी। उसका माना खत्म होने करीब था। फ्लॉयड की मैनिपुलेशन भी थकान की वजह से कभी कभी लड़खड़ा जाती। उस आदमी की एनर्जी पर पकड़ बनाए रखना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने एक बार उसके दिल की धड़कन रोकने की भी कोशिश की, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं किया था, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी और न्यूरल लिंक्स के फर्क की वजह से वह नाकाम रहा। हमें कोई प्लान चाहिए, बोली। उसकी आवाज में अर्जेंसी और डिटर्मिनेशन थी। फ्लॉयड ने सिर हिलाया, माथे से पसीना पोंछते हुए। उसकी आंखों में थकान के साथ दृढ़ता भी थी। तुम सही हो, वह बोला, आवाज में हल्की डेस्परेशन। हम ऐसे नहीं चल सकते। हमें हालात पलटने का तरीका ढूंढना होगा। ग्वेन ने आसपास नजर दौड़ाई, किसी एडवांटेज की तलाश में, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, उनके ऑप्शंस घटते गए। हार की संभावना अब साफ दिखने लगी थी। ये एहसास हर कदम पर उनके साथ था। उनके हौसले की कड़ी परीक्षा हो रही थी। ग्वेन और थग की भिड़ंत जारी रही, जबकि फ्लॉयड अपना काम करता रहा। उनकी मूवमेंट्स अग्रेशन और स्किल की एक उग्र लय बन चुकी थी। थग ने ग्वेन की डिफेंस तोड़ने के लिए तेज स्ट्राइक्स की एक सीरीज चलाई। ग्वेन ने डॉज और ब्लॉक किया, फोकस जराबहीन हीन डगमगाया। ग्वेन ने एक ताकतवर किक उसके धड़ की ओर मारी। आदमी बच गया और तुरंत ब्लेड से पलटवार किया। ग्वेन ने सोनिक स्पीशरी घुमाया और बाल बाल बची। रुकने से इनकार करते हुए ग्वेन आगे बढ़ी। उसके पंचेस और किक सटीकता और ताकत से भरे थे। थग ने पैरी किया और एक एल्बो स्ट्राइक। ग्वेन चौंक गई। झटके से वह पीछे डगमगा गई। उसकी गार्ड एक पल के लिए टूट गई। मौका पाकर थग ने दूरी पाट ली। उसकी ब्लेड हवा चीरती हुई आई।
ग्वेन ने ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन ब्लेड ने निशाना पा लिया। उसने हाथ से वार रोकने की कोशिश की, मगर माना अब बहुत कम था। उसकी बांह पर एक गहरा जख्म पड़ गया। इसी समय एक और लड़ाई चल रही थी। एम्बर और मार्था एक दूसरे थग से भिड़ी हुई थी। एरिक की गर्लफ्रेंड का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मार्था की तरफ देखा। वह लगभग पूरी तरह माना से खाली हो चुकी थी और लड़ाई जारी रखने के कगार पर थी। एम्बर के चेहरे पर चिंता साफ थी। वह समझ गई थी कि वे डिसएडवांटेज में है। मार्था शायद अब रेंज्ड अटैक से उसे कवर नहीं दे पाएगी। मार्था, टिके रहो, एम्बर बोली, आवाज में फिक। उस पर से नजर मत हटाना। मार्था की सांसें उखड़ी हुई थी। वह दीवार के सहारे खड़ी थी। मैना खत्म हो चुका था। उसने कमजोरी से सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगी। एम्बर का दिमाग तेजी से चलने लगा। वह जानती थी कि अब लड़ते रहना मुमकिन नहीं है। सिर्फ मार्था ही नहीं, जेकब, स्टेला, बेनेडिक्ट और एरन भी बुरी हालत में थे। अचानक उसके भीतर एक दृढ़ निश्चय जागा। उसने मार्था की तरफ देखा और फैसला कर लिया। मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपनी पावर इस्तेमाल करूंगी, एम्बर ने कहा। लेकिन इसके लिए मुझे सारा माना चाहिए जो बचा है। जैसे ही मैं करूं, बाकी सबको भागने को कहना। फिर फ्लोइड और जेकब को बताना कि तग्स को कमरे से निकलने से रोकें। ज्यादा देर नहीं, बस हमें कुछ कीमती पल मिलेंगे। मार्था की आंखें फैल गईं, हैरानी और उम्मीद के साथ। करो, एम्बर, मुझे तुम पर भरोसा है। उसने अपना बचा खुचा मैना इस्तेमाल करके थग को एम्बर से दूर रखा और बाकी सबको भागने के लिए तैयार रहने को कहा। उसी समय एम्बर ने अपना ज्यादातर बचा हुआ मैना खींचा और अपनी ब्रेन क्रिस्टल पावर अनलीश कर दी। अब तक की सबसे डेंस और कोरोसिव फॉग उसके फोर से फूट पड़ी। पूरा इलाका गिर गया। तीखी गंध हवा में फैल गई और फॉग जो भी उसके रास्ते में आया उसे खा जाने लगी। भागो, एम्बर चिल्लाई। बिना एक पल गंवाए बाकी स्टूडेंट्स मार्था समेत एग्जिट की ओर दौड़ पड़े। जेकब ने अपने क्लोन से थग्स का रास्ता रोका और फ्लोइड ने उन्हें स्लो कर दिया। कोरोसिव फॉग बच्चों के लिए शील्ड बन गई, उनकी एस्केप को ढकते हुए और पीछा करने वालों को भटकाते हुए। फिर भी स्टूडेंट्स को भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एम्बर तय नहीं कर पा रही थी कि किसे टारगेट करे। जख्म दोनों तरफ बढ़ रहे थे। थग्स को भी वही समस्या हो रही थी और उन्होंने भी बाहर निकलने का सोचा। लेकिन स्टूडेंट्स पहले से दरवाजों के पास थे और जेकब और फ्लोइड की पावर्स बेहद परेशान करने वाली थी। फॉग की corrosiveness की वजह से लकड़ी से बनी इमारत में आग लगने लगी। एम्बर बाकी सबके साथ दौड़ती रही। उसका दिल डर और डिटर्मिनेशन से भरा था। corrosive फॉग को कंट्रोल में रखने का दबाव उस पर था, जब तक वे सुरक्षित दूर न निकल जाएं। डायलैपिडेटेड बिल्डिंग के गलियारों में उनके कदमों की आवाज गूंजती रही। चरमराती लकड़ी और दौड़ते पैरों की ध्वनि हर तरफ थी। एम्बर का ध्यान अपने टास्क पर टिका रहा। उसका माना हर पल घटता जा रहा था। आखिरकार वे बाहर निकल आए। खुली हवा में पहुंचते ही सब हाँफने लगे। एम्बर के घुटने जवाब देने लगे। उसका शरीर खाली हो चुका था, नजर धुंधला रही थी। कोरोसिव फॉग अब भी ऊंची थी और थग्स अंदर थे, लेकिन समय बहुत कम था। उसी पल इमारत खुद पर ढह गई। बूम! हमें अलग अलग रास्तों पर जाना होगा, ग्वेन चिल्लाई। एरिक को भी यह सही लगा, मगर उसे डर था कि कहीं एम्बर थग्स के हाथ न लग जाए। सबने एक पल सांस ली। एड्रेनलिन अब भी नसों में दौड़ रहा था। चलो, ग्वेन बोली, आवाज अडिग। जैसा ग्वेन ने कहा वैसा ही करेंगे। जिंदा रहो, उसने जोड़ा। फिर वे बिखर गए। हर कोई एक अलग दिशा में दौड़ पड़ा। इमारत के मलबे से काफी दूर निकलते ही एरिक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सांसें भारी थी और थकान हद से ज्यादा। उस समय उसके पास मैना नाम मात्र का बचा था और वह केवल नथानियल की पावर का सहारा लेकर वहां से भाग रहा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि गिरी हुई इमारत थग्स को मारने के लिए काफी नहीं होगी। वह बस इतनी रफ्तार रख पा रहा था कि पकड़ा न जाए। उसकी निगाहें चारों ओर घूमती रहीं, पूर्वी जिले की सड़कों को टटोलते हुए, किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा दूर निकल जाने का रास्ता खोजते हुए। चांदनी मिनी में टूटी दीवारों और थाइड्स के हमले से उजड़ी सड़कों पर अजीब डरावनी परछायां नाच रही थी, जो उसकी बेपसी को और गहरा कर रही थी। एरिक इमारत से लगभग 200 मीटर दूर पहुंचा ही था कि कुछ ही पलों बाद सिमोन और बाकी थग्स मलबे से बाहर निकल आए। उनकी आंखों में, खासकर सिमोन की, दृढ़ निश्चय चमक रहा था। दूर से उसने एरिक को भागते देखा और यह भी कि बाकी लोग अलग अलग दिशाओं में फैल रहे थे। फक, सिमोन ने बड़बड़ाया। जिसे पकड़ सको उसका पीछा करो। काम निपटाने के बाद यहीं मिलेंगे। अवेकनर को मैं संभालूंगा।
उसके आदमी सिर हिलाते हुए बिखर गए, इस जिज्ञासा से भरे कि एरिक इतने सारे पावर्स कैसे चला पा रहा था। क्लब की लड़ाई के दौरान यह पहचानना मुश्किल था कि कौन सा पावर कौन इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए एरिक के दोस्तों के अलावा किसी को पता नहीं चला कि उसके पास दो से ज्यादा ब्रेन क्रिस्टल पावर्स हैं। गली में पेट्रिशिया और ब्रिटनी के मारे जाने से पहले हुई झड़पों में अवेकनर ने उन पावर्स का बहुत सीमित इस्तेमाल किया था और बड़ी होशियारी से उन्हें छुपाए रखा था। मगर परित्यक्त इमारत में यह बात सिमोन और तग्स के सामने खुल गई। वहां एरिक पहले ही बेनकाब हो चुका था, दोस्तों से टकरा चुका था और देश छोड़ने का फैसला कर चुका था। इसलिए उसने अब कोई रोक टोक नहीं रखी और सबने देख लिया कि वह क्या क्या कर सकता है। पावर्स को चलते देख थग्स की लालच आसमान छूने लगी, मगर उन्हें भरोसा था कि उनका बॉस बच्चे को पकड़ ही लेगा, इसलिए वे निश्चिंत थे। आज जो देखा है उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। मुझे याद दिलाने की जरूरत तो नहीं? सिमोन ने कहा। नहीं सर, वे मुस्कुराते हुए बोले। अच्छा, अब जाओ। इतना कहते ही सब अपने अपने रास्ते निकल पड़े। सिमोन के कदम तेज और उद्देश्यपूर्ण थे। वह एरिक से दूरी पाता चला गया। उसने फुर्ती से एक छत फांद दी और तुरंत कुछ सड़कों आगे दौड़ते हुए एरिक को देख लिया। मिल गया, छोटा सा चूहा, वह मन ही मन बोला। फिर वह नीचे कूदा और एरिक की दिशा में बढ़ चला। एरिक बाईं ओर मुड़ा और एक सांकरी गली में घुस गया, जो भूल भुलाया की तरह मुड़ती घूमती चली जाती थी। हवा में नमी और गंदगी की तीखी गंध थी, जो माहौल को और भ्रमित कर रही थी। गली दर गली भागते हुए अवेकनर का दिमाग बस जिंदा रहने की सोच से भरा था। वह टूटे फूटे मलबे और बिखरी बारों के ऊपर से कूदता फांदता आगे बढ़ता रहा, किसी तरह बच लेने की आस में। सिमोन का पीछा अडिग था। उसके कदमों की आहट हर पल और करीब और ज्यादा भारी होती जा रही थी। इसी दौरान जिले के दूसरे हिस्से में एम्बर भी भाग रही थी। एक थग उससे पीछा कर रहा था। लड़की की सुंदरता ने उस आदमी का ध्यान खींच लिया था। उसने ठान लिया था कि पकड़ते ही वह अपनी मर्जी थोपेगा और बाद में उसे मार देगा। एम्बर का दिल जोर से धड़क रहा था। धुंधली रोशनी वाली गली में वह हाफती हुई दौड़ रही थी। डर ने उसे जकड़ लिया था। पीछे से आती भारी पदचापों की गूंज हर सेकंड करीब आती लग रही थी। पूर्वी जिले के उजड़े हिस्से की सुनसान सड़क पर वह अकेली दौड़ रही थी, टिमटिमाते स्ट्रीट लाइट्स की डरावनी रोशनी में। चारों ओर पसरा अंधेरा मानो उसके खिलाफ साजिश कर रहा हो। नजर के कोनों में बनती भयावह आकृतियां उसे और सहमा रही थीं। दूर की गाड़ियों के हॉर्न से लेकर पत्तों की हल्की सरसराहट तक हर आवाज उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देती थी। पैर जल रहे थे, मांसपेशियां जवाब दे रही थीं, मगर वह रुक नहीं सकती थी। एड्रेनलिन ने रगों में आग भर दी। वह और तेज भागी, पीछा करने वाले से दूरी बनाने की बेताब कोशिश में। वह इधर उधर रास्ते तलाशती रही, मगर साकरी गली में कोई राहत नहीं थी। भीड़ भाड़ वाली जगह तक पहुंचना ही सबसे अच्छा विकल्प था, पर उसे यकीन नहीं था कि लोग उस आदमी को रोक पाएंगे। भागते भागते उसने जेब में रखे फोन की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि अंधेरे में छिपा एक गड्ढा उसके सामने आ गया और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ी। हथेलियां खुरदरे डामर से रगड़ी, घुटने जमीन से टकराए। दर्द उठा, मगर एड्रेनलिन ने उसे दबा दिया और खतरे का एहसास और तीखा हो गया। वह कांपते हाथ पैरों से उठी। पीछे से तग की कर्कश आवाज और पास आ गई, किसी डरावनी सायरन की तरह। वह उसे पकड़ने नहीं दे सकती थी। उठते ही उसने फोन निकाल लिया और दौड़ते हुए अपने पिता को कॉल किया। दूसरी ओर से तुरंत आवाज आई। एम्बर, क्या तुम हो? केडन बोले। लड़की की कांपती आवाज डर और बेबसी से भरी फोन पर गूंज उठी। पापा, पापा, प्लीज मदद कीजिए, एक थग मेरा पीछा कर रहा है। दूसरी ओर चिंता से भरी आवाज आई। एम्बर, शांत रहो, बताओ कहां हो? चारों ओर नजर डालते हुए उसे लगा मानो इमारतें डरावने प्रहरी पर खड़ी हों, उनके टूटे किनारे आसमान की ओर नुकीले पंजों की तरह उठे हुए। फटी फूटी सड़क पर खिंचती परछायां अनिश्चितता की भूल भुलाया रच रही थी। मैं पूर्वी जिले में हूं, पश्चिम दिशा की ओर जा रही हूं, एम्बर ने कांपती आवाज में कहा। उसके पिता की आवाज में चिंता और दृढ़ता दोनों थे। ध्यान से सुनो, एम्बरफील्ड प्लाजा पहुंचो। टीम रास्ते में है, मगर तुम्हें तेजी करनी होगी। वहां कहीं छिप जाओ और उनके आने तक छुपी रहो। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, मैं वादा करता हूं। सिसकियों के बीच एम्बर बोली। ठीक है पापा, मैं वहीं जा रही हूं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। केडन ने भरोसा दिलाया। हिम्मत रखो, हम जल्दी पहुंचेंगे। मुझे तुमसे बहुत प्यार है।
आंखों में आंसू भर आए। मुझे भी आपसे प्यार है पापा, प्लीज जल्दी आइए। कॉल काटकर वह फिर दौड़ पड़ी। भयानक कल्पनाएं उसके दिमाग में उमड़ती रहीं। हर कदम जिंदगी की भीख जैसा था। स्ट्रीट लाइट्स की धुंधली रोशनी इमारतों की जर्जर दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। हर झिलमिलाहट उसके धड़कते दिल की ताल जैसी लग रही थी। वह पीछे मुड़कर देखने से डर रही थी। उसे लगता एक नजर भी उसका साहस तोड़ देगी। उसके पास न मैना बचा था, न ताकत। लड़ने का सवाल ही नहीं था। मोड़ पर पहुंचते ही उसकी नजर दाईं ओर खुलती एक गली पर पड़ी। बिना सोचे वह उसमें मुड़ गई। उम्मीद थी कि मोड़ों में पीछा छूट जाएगा, मगर दीवारें और करीब आ गई, डर को और कसती हुई। दीवारों पर बने ग्राफिटी रहस्यमय चेतावनियों जैसे लग रहे थे। हर निशान उसकी बेबसी की याद दिला रहा था कि वह इस डरावने शहर में बस एक बच्ची है। सांसें उखड़ रही थी, फेफड़े जल रहे थे, पैरों में जान नहीं बची थी, मगर वह दौड़ती रही, इस डर से कि अगर वह रुकी तो क्या होगा। पीछे से उस आदमी की आवाज गलियों में गूंजने लगी। आ रहा हूं, छोटी सी कीट। वह विकृत लहजे में बोला, मगर उसकी मौजूदगी कुछ पल के लिए दूर होती महसूस हुई। जब एरिक ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के वीरान हिस्से से गुजर रहा था, उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। वह पूरी तरह थका हुआ था, घायल था, और उसका दिमाग बिखरी हुई हालत में था। जिस रहस्य को उसने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा था, वह अब उसके दोस्तों और दुश्मनों दोनों के सामने उजागर हो चुका था। अब वह सिर्फ यही दुआ कर सकता था कि केडन के सोल्जर्स उन क्रिमिनल्स को खत्म कर दें। जाहिर था, उसके साथी जो कुछ हुआ था उसे छुपा लेंगे। हालांकि एरिक को यह नहीं पता था कि जेकब, एन्या या स्टेला इस बारे में क्या कहेंगे। दौड़ते हुए उसने अपने आसपास नजर डाली। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में तबाही के निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। टाइड्स के बेरहम हमले की एक डरावनी याद जिसने पूरे इलाके को उजाड़ दिया था। इमारतें अलग अलग स्तर की जर्जर हालत में खड़ी थीं। टूटे हुए शीशे और उखड़ी हुई दीवारें उस तबाही की गवाही दे रही थीं जो यहां मची थी। जो सड़कें कभी चहल पहल से भरी रहती थी, अब पूरी तरह सुनसान पड़ी थीं। उनकी खामोशी को कभी कभार चलने वाली हवा ही तोड़ती थी, जो इस वीरान माहौल में सरसराती हुई गुजर जाती थी। भारी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के टायर धूल और मलबे से सने हुए थे, और वे खामोशी से पूरे इलाके की निगरानी कर रहे थे। अधबनी इमारतों के स्केलेटन फ्रेम्स के ऊपर क्रेन्स सीधे खड़े थे, मानो अडिग संकल्प के साथ आसमान की ओर हाथ बढ़ाए हों। हवा में हाल ही में लगाए गए स्टील की तीखी गंध भरी हुई थी, और हथौड़ों की चोटों की आवाज एरिक के दिमाग में गूंजती रही, मानो रात में भी लोग काम कर रहे हों। आसपास की गलियां बिल्डिंग सप्लाईज के अस्थायी गोदाम बन चुकी थीं। फुटपाथों के किनारे लकड़ी के ढेर, मेटल बीम्स और ईंटों की कतारें लगी थीं। सब कुछ एक बार फिर से इस मोहल्ले को खड़ा करने के लिए तैयार। जो इलाके खतरनाक या प्रतिबंधित थे, उन्हें फटी पुरानी कॉशन टेप से घेरा गया था, जो हवा में फड़फड़ा रही थी। एरिक का पूरा ध्यान सिमोन से बचने पर था, उस जिद्दी पीछा करने वाले से। वह मुड़ती घुमावदार गलियों और अंधेरे कोनों के इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा था, लेकिन कोई साफ राह नहीं मिल रही थी। कम रोशनी वाली एक संकरी गली से गुजरते हुए उसके कदमों की आवाज दीवारों से टकराकर गूंज उठी। पीछे से सिमोन की आवाज सुनाई दी, अडिग और खतरनाक। छुपने की कोई जगह नहीं है एरिक। एरिक, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। एरिक ने निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने खुद को आगे बढ़ाया, इस बात का फायदा उठाते हुए कि वह इस इलाके से परिचित था। उसका मकसद नॉर्दर्न एरिया तक जल्द से जल्द पहुंचना था। वहां लोग ज्यादा थे और वहां छुपना आसान होता, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। उसे उन सड़कों से बचना था जहां सिमोन आसानी से उसे घेर सकता था। अच्छी बात यह थी कि सिस्टम उसकी मैना को धीरे धीरे रिप्लेनिश कर रहा था। बुरी बात यह थी कि इसमें समय लग रहा था। जैसे जैसे वह और अंदर वीरान इलाके में गया, उसकी इंद्रियां और तेज हो गई। हर आहट, हर सरसराहट उसकी बेचैनी बढ़ा रही थी। फिर भी अवेकनर इतना शांत था कि साफ साफ सोच सके। अचानक एक आवारा बिल्ली उसके सामने से भागी। एरिक चौंक कर पीछे हटा और क्रेट्स के एक ढेर से टकरा गया, जो जमीन पर गिर पड़े। यह शोर उस सन्नाटे को चीरता हुआ उसके नाजुक हालात की याद दिला गया। कुछ दूरी बना लेने के बाद सिमोन की चीखें कुछ धीमी पड़ गई, हालांकि उसकी आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। उसकी बातों में आत्मविश्वास और खतरा टपक रहा था। भागते रहो एरिक, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुमसे एक कदम पीछे रहूंगा। उन शब्दों ने एरिक के भीतर खतरे की घंटी बजा दी।
सिमोन की आवाज ने उसे और तेज चलने पर मजबूर कर दिया। वह सुनसान इमारतों और कूड़े से भरी सड़कों के बीच से दौड़ता गया। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उसने उस अंधेरे को अपना साथी बना लिया, आजादी की इस बेताब तलाश में। एरिक, तुम सिर्फ अनिवार्य को टाल रहे हो। चाहे कितनी दूर भाग लो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। एक मोड़ पर मुड़ते ही चांदनी की हल्की सी किरण ने उस गली को उजागर किया जो डिस्ट्रिक्ट की सीमा की ओर जाती थी। एरिक ने खुद को उसकी शारीरिक सीमा से भी आगे धकेला और उसके भीतर उम्मीद जागने लगी। उसके कदमों की लय गूंजती रही, उसे आगे बढ़ाती हुई, सिमोन से एक कदम आगे रहने की ताकत देती हुई। भागते भागते उसने महसूस किया कि आसपास का माहौल बदलने लगा है। एक और मोड़ के बाद वीरानी धीरे धीरे छंटने लगी। जीवन और गतिविधियों के संकेत दिखाई देने लगे। नॉर्दर्न एरिया के पास पहुंचते ही सड़कें चौड़ी हो गई और उनके किनारे अलग अलग शॉप्स और बुटीक सजी हुई थीं। जहां पहले उजड़ी हुई इमारतें थीं, वहां अब रंगीन स्टोर फ्रंट्स और लोगों से भरी सड़कें थीं। आवाजों का शोर बढ़ता गया। हर बातचीत, हर हंसी शहर की धड़कन में खुलती हुई। मैं पहुंच गया, एरिक ने मन ही मन कहा। हवा में एग्जॉटिक फूड और कॉकटेल्स की खुशबू थी और हर तरफ बातचीत और हंसी गूंज रही थी। एरिक भीड़ में घुलने की कोशिश करने लगा, अनजान चेहरों के इस समंदर में खुद को छुपाने के लिए। कुछ पलों के लिए आवाजों और कदमों की सिम्फनी ने उसे डंक लिया। वह धीरे धीरे चलता रहा, बस एक आम राहगीर बनने की कोशिश करता हुआ। कुछ ही देर बाद सिमोन भी वहां पहुंचा। उसकी नजरें भीड़ को विश्लेषणात्मक ढंग से छानने लगीं। एरिक की कई पावर्स के पीछे छिपे रहस्य को जानने की उसकी भूख उसे हर चेहरे पर नजर डालने को मजबूर कर रही थी। जल्दी ही उसे समझ आ गया कि अगर क्रिस्टल क्रॉस गैंग को इस बारे में पता चल गया तो वह यह ताकत कभी हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने उनकी मदद लेने का विचार छोड़ दिया। एरिक तेजी से आगे बढ़ा, भीड़ के साथ तालमेल बिठाते हुए। लेकिन इससे कुछ लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। उनकी नजरें उस अस्त व्यस्त लड़के पर टिकने लगी। सिमोन पूरी दृढ़ता के साथ खोज जारी रखे हुए था। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई और वह हर चेहरे को गहराई से देखने लगा। वह भीड़ में घूमता रहा, लोगों के करीब जाकर उन्हें ऐसे घूरता जैसे उनकी आत्मा पढ़ रहा हो, जिससे माहौल असहज हो गया। इसी उथल-पुथल में एरिक का ध्यान एक पल के लिए भटका और वह एक बड़े, भारी भरकम आदमी से टकरा गया। वह आदमी गुस्से से भौहें चढ़ाकर चिल्लाया, देखकर नहीं चल सकता बेवकूफ। उसकी तीखी नजर एरिक की आंखों में गड़ गई। सिमोन ने यह देखा और तुरंत उसकी ओर बढ़ा, लेकिन भीड़ बहुत घनी थी। एरिक का दिल बैठ गया, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। हर सेकंड एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा लग रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। सिमोन उसकी ओर रास्ता बनाते हुए बढ़ रहा था। एरिक बिना कुछ कहे पलटा और दौड़ पड़ा। पीछे से उस आदमी की गालियां शहर के शोर में खो गईं। एरिक का दिमाग रास्तों की गणना कर रहा था। कहां मुड़ना है, किससे बचना है। सिमोन के चेहरे पर जुझलाहट और जिद दोनों साफ थे। हर नाकाम कोशिश उसके भीतर उस रहस्य को पाने की आग और भड़का रही थी। एरिक की मल्टीपल एबिलिटीज का रहस्य। फिर भी वह अपना संयम नहीं खोया। वह एक ट्रेन्ड हंटर था, हर कदम सोच समझकर। जब एरिक ने आखिरी बार पीछे देखा, सिमोन का हाथ उससे बस कुछ सेंटीमीटर्स दूर था। जीत बस एक पल दूर थी। तभी अचानक सड़कों पर जश्न की लहर दौड़ गई। फुटबॉल फैंस दूसरी ओर से उमड़ पड़े। उनकी आवाजें मिलकर एक जबरदस्त शोर बन गई। भीड़ ने एरिक को पूरी तरह ढक लिया। सिमोन की नजर उससे हट गई। अवेकनर जश्न में गुम हो गया, खुशियों के समंदर में समा गया। सिमोन गुस्से से जड़ हो गया। उसने गाली बुदबुदाई, लेकिन तालियों और शोर में उसकी आवाज दब गई। यह जश्न एरिक के लिए ढाल बन गया था। सिमोन भीड़ में उसे ढूंढता रहा, लेकिन हर तरफ खुश चेहरे थे। उसने लोगों को धक्का देते हुए रास्ता बनाने की कोशिश की, मगर भीड़ मानो उसके खिलाफ हो गई थी। गुस्सा चरम पर था। ओ, उसने चीख लगाई। लगभग 5 मिनट बाद वह भीड़ से बाहर निकला और देखा कि एरिक आगे एक गली में घुस गया है। कच्चा! वह हंसा और फिर से दौड़ पड़ा। अगर वह कुछ सेकंड और देर करता तो वह लड़का हमेशा के लिए खो जाता। सिमोन से छुपने की कोशिश में जब एरिक उस तंग एलीवे में घुसा तो उसकी छाती में दिल की तेज धड़कन साफ महसूस हो रही थी। वह पूरी तरह थक चुका था। उसके पास लगभग कोई मैना नहीं बची थी और उसका शरीर जख्मों से ढका हुआ था। संकरी गली में सावधानी से आगे बढ़ते हुए उसके कदमों की आवाज दोनों तरफ की ईंटों वाली दीवारों से टकराकर गूंज उठी।
लेकिन जैसे ही उसने मोड़ लिया, उसके सामने क्रिस्टल क्रॉस गैंग की पहचान वाले कपड़ों में कुछ तग्स खड़े दिखाई दिए। एरिक की आंखें फैल गई और उसके दिमाग में घबराहट दौड़ गई। जैसे ही उन लोगों ने पहचान लिया कि सामने कौन है, एक दागदार चेहरे वाला गून क्रूर मुस्कान के साथ हंसा। उसने अपने काले बालों वाले साथी को कोहनी मारी और एरिक की ओर इशारा किया। क्या ये वही एरिक नहीं है जिसे बॉस ढूंढ रहा है? काले बालों वाले तग ने दूर से एरिक को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। तू सही कह रहा है, उसने उत्साह और हैरानी मिली आवाज में कहा। यही है जिसके सिर पर इनाम रखा गया है। वहां एक और भी था। उसकी खोपड़ी पर बने टैटूज धुंधली नियॉन लाइट्स में चमक रहे थे। वह बीच रास्ते में खड़ा हो गया और बाजू मोड़ लिए। होंठों पर खतरनाक मुस्कान के साथ उसने खींचकर कहा, अच्छा, अच्छा, लगता है आज किस्मत हम पर मेहरबान हो गई है। बॉस बहुत खुश होगा जब हम इसे पकड़ कर ले जाएंगे। दागदार चेहरे वाला थग अपनी उंगलियां चटकाने लगा। उसकी आंखों में सैडिस्टिक चमक थी। मुझे उसकी आंखों में डर देखने का इंतजार है, उसने डींग मारी। ये लड़का बहुत दिनों से बॉस के लिए मुसीबत बना हुआ है। काले बालों वाला तग पूरी तरह एरिक पर नजर जमाए हुए था। उसकी आवाज में ठंडा संकल्प था। एरिक को तुरंत समझ आ गया, ये लोग उसे पहचान चुके थे। समय बर्बाद मत करो, उसने कहा। उसकी आंखें और तीखी हो गई। इसे पकड़ो, इनाम लो और आराम की जिंदगी जियो। जैसे ही एरिक उनकी नजरों में आया, ताकत और मोटे इनाम की ने उन्हें आगे बढ़ा दिया। शिकार शुरू हो चुका था और वे किसी भी कीमत पर अपना काम पूरा करना चाहते थे। वे धीरे धीरे पास आते गए, उसकी राह काटते हुए, आंखों में डर पैदा करने वाली चमक लिए हुए। एरिक को एहसास हो गया कि ये हालात सिमोन से भी ज्यादा खतरनाक हैं। फिर भी उसने खुद को संभाले रखा। क्रिस्टल क्रॉस गैंग के लोग उसके सामने फैल चुके थे। एरिक उन्हें ध्यान से देख रहा था। पहला तग, मुंडा हुआ सिर, बाएं गाल पर बड़ा सा स्कार, सबसे ज्यादा डरावना था। वह बाकियों से काफी लंबा और भारी था। उसके शरीर और अंदाज से साफ लग रहा था कि वही इस गिरोह में व्यवस्था संभालता है। उसकी मोटी गर्दन पर बना टेढ़ा मेढ़ा टैटू ऐसे लिपटा था जैसे उसका अतीत लगातार हिंसा से भरा रहा हो। दूसरा थग पतला और फुर्तीला था। उसकी चमकीली हरी आंखों में चालाकी और क्रूरता दोनों झलक रही थीं। उसके बेहद काले बालों के साथ साथ उसकी बाहों पर बने जटिल टैटूज क्रिस्टल क्रॉस गैंग से उसकी निष्ठा दिखा रहे थे। उसकी तेज और अनियमित हरकतें किसी शिकारी जैसी थीं, जो छपटने ही वाला हो। तीसरा थग आकार में छोटा था, लेकिन उतना ही खतरनाक। उसका सिर पूरी तरह मुंडा हुआ था और उसकी खोपड़ी पर जटिल टैटू पैटर्न्स उकेरे गए थे। उसकी छोटी आंखें भूखी नजर से एलीवे को नाप रही थीं। एरिक का दिल और तेज धड़कने लगा। धुंधली रोशनी में एलीवे की दीवारों पर डरावनी परछाइयां बन रही थीं और उसे पूरी तरह एहसास हो गया कि वह गिर चुका है। इन तीनों की अलग अलग शारीरिक बनावट और खतरनाक मौजूदगी उसके हालात को और भी गंभीर बना रही थी। काले बालों वाला तग तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, अच्छा, देखो तो सही, हमारे सामने कौन है। एरिक की मांसपेशियां सख्त हो गई। उसने आसपास नजर दौड़ाई, किसी भी तरह की निकलने की राह ढूंढते हुए। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? उसने चुनौती भरी आवाज में पूछा। दागदार चेहरे वाला तग आगे बढ़ा। होंठों पर जहरीली मुस्कान थी। अरे बस थोड़ी सी बात करनी है, उसने ताना मारा। इतनी रात यहां अकेले क्या कर रहे हो? एरिक की नजरें तीनों के बीच घूमने लगीं। उसका दिमाग तेजी से रास्ता खोज रहा था। यह तुम्हारा मामला नहीं है, रास्ता दो, उसने गुस्से से कहा। खोपड़ी पर टैटू वाला तग हंसा और बाजू मोड़ लिए। बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, उसने तिरस्कार से कहा। फिर जोड़ दिया, वैसे तुम काफी जाने पहचाने लग रहे हो। हाँ हाँ, दागदार तग बोला, मैंने इसे पहले देखा है। यही एरिक रोमानो नहीं है? हाँ, दूसरा बोला, एरिक रोमानो अवेकनर। एरिक की नसों में एड्रेनलिन दौड़ गया। उसका जबड़ा भींच गया। साफ था, ये लोग उसे डराने के साथ साथ पूरी तरह जानते भी थे कि वह कौन है। अगर तुम जानते हो मैं कौन हूं, एरिक ने गुस्से में कहा, तो मेरा समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम्हारा बॉस मुझे ढूंढ रहा है। काले बालों वाला तग उसके और करीब आ गया, कान से कान तक फैली खतरनाक मुस्कान के साथ। अगर जानते हो तो चुपचाप खड़े रहो, वह गुर्राया, वरना दर्द झेलना पड़ेगा। वैसे भी इस हालत में तुम यहां से निकल नहीं सकते। सामान्य हालात में एरिक आसानी से भाग सकता था। सिमोन के लोगों के सामने ये तग्स काफी कमजोर थे, लेकिन उसकी हालत, जख्म और खाली मैना सब सच को सामने ला रहे थे।
वह भाग नहीं सकता था। फिर भी एरिक ने मुट्ठियां भींच ली, उसकी आंखों में अड़िग इरादा चमका। तो फिर देखते हैं, उसने चुनौती दी। उस जवाब के साथ ही एलीवे में तनाव चरम पर पहुंच गया। थग्स आगे बढ़ने लगे, लालच और इनाम की भूख से। एड्रेनलिन और हिम्मत के सहारे एरिक ने अचानक हमला कर दिया। उसने लगातार पंचेस बरसाए ताकि किसी तरह रास्ता बना सके। कुछ वार सीधे थग्स की बाहों पर लगे, लेकिन वह थका हुआ था, बिना मैना के और संख्या में कम। थग्स ने तुरंत संभलकर जोरदार पलटवार किया। वे उसे मारना नहीं चाहते थे, सिर्फ पकड़ना। दागदार चेहरे वाले थग ने उसके वार रोके और घुटने से उसके पेट पर वार किया। एरिक की सांस अटक गई। उसी पल टिटू वाले गंजे थग ने जबरदस्त पंच मारा, जिससे एरिक जमीन पर जा गिरा। एरिक ने किसी तरह उठने की कोशिश की, लेकिन काले बालों वाले थग ने उसकी टांग फंसाकर गिरा दिया। तीनों ने मिलकर उसे घेर लिया और लोहे की पकड़ में जकड़कर जमीन पर दबा दिया। एरिक ने पूरी ताकत से छटपटाया, लेकिन उनकी सामूहिक ताकत और तालमेल उसके लिए बहुत ज्यादा था। दागदार चेहरे वाला थग हंसा। हार मान ले लड़के, उसने कहा, तू हमारे सामने कुछ नहीं है। गंजा थग पैसों की कल्पना में मुस्कुराया। क्रिस्टल क्रॉस गैंग से भागने चला था? उसने ताना मारा। हम अपने टारगेट्स कभी नहीं छोड़ते। थका हुआ और लहूलुहान होने के बावजूद एरिक की आत्मा नहीं टूटी। मुझे छोड़ दो, वह गर्जा। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। काले बालों वाला थग हंस पड़ा। ख्वाब देखते रहो, उसने कहा, एरिक का कॉलर कसते हुए। अभी तुम हमारे हो। एरिक जितना भी संघर्ष करता रहा, हार का एहसास उसके अंदर उतरता गया। चारों ओर से घिरा हुआ, उसके बच निकलने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। थग्स हंस रहे थे। उनकी हंसी और तानों की गूंज उसकी घबराहट को और बढ़ा रही थी। उनकी आंखों में हिंसा की भूख साफ दिख रही थी। उसी वक्त एलीवे के दूसरे सिरे से सिमोन अंदर दाखिल हुआ। एरिक बस इतना ही बुदबुदा पाया, फक। सिमोन की आंखें सिकुड़ गई जैसे ही उसकी नजर एरिक पर पड़ी। क्रिस्टल क्रॉस गैंग से घिरा हुआ, जमीन पर दबाया गया। उसी पल वह समझ गया कि अब उसे दखल देना ही होगा। फक, सिमोन ने बुदबुदाया। वह तेजी से आगे बढ़ा और एरिक तक पहुंच गया, लेकिन उसे क्रिस्टल क्रॉस गैंग के लोग मजबूती से पकड़े हुए थे। जब उसने उन रेड पैलेस स्टूडेंट्स पर रिसर्च की थी जिन्हें मैथ्यू मरवाना चाहता था, एरिक का नाम सूची में सबसे ऊपर था। वही वजह था कि उस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ने उसके बेटे को निकाल दिया था, और इसी कारण एरिक को हर हाल में मरना था। मगर समस्या यह थी कि एरिक के अतीत को खंगालते हुए सिमोन को पता चला कि उसके कोई पेरेंट्स नहीं थे। दूसरी ओर क्रिस्टल क्रॉस गैंग, वह क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जिससे माम्बस जुड़े हुए थे, या यूं कहें जिसकी वे सेवा करते थे, एरिक को जिंदा पकड़ना चाहती थी, किसी अनजान वजह से। अगर ये लोग उसे ले गए तो उसे अपने हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाया जाता, और फिर ये किसी को नहीं पता चलता कि उसके साथ क्या होता। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात, सिमोन कभी भी एरिक से उसका सीक्रेट नहीं निकाल पाता। वह यह होने नहीं दे सकता था। उसका दिल दृढ़ निश्चय से धड़क उठा, और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि एरिक का रहस्य दांव पर है, उसके भीतर मारने की इंस्टिंक्ट जाग उठी। ठंडी और आदेशात्मक मौजूदगी के साथ सिमोन आगे बढ़ा। उसके हाथ में हथियार था, और उसकी निगाहें सीधे उन तग्स पर जमी थी जिन्होंने एरिक को पकड़ रखा था। उसकी आवाज अथॉरिटी से गूंज उठी। ध्यान से सुनो बेवकूफो, सिमोन गुर्राया। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उस लड़के से अभी दूर हट जाओ। दागदार चेहरे वाले तग ने सिमोन की ओर देखा। उसके होंठों पर जहरीली मुस्कान फैल गई। तेरी प्रॉब्लम क्या है पैल, उसने घमंड से थूका। यह मामला तेरा नहीं है। मरना चाहता है क्या बॉल्दी? सिमोन की नजर और कठोर हो गई। उसकी आवाज शांत लेकिन अडिग थी। ओ, यह मेरा ही मामला है, उसने दबे हुए गुस्से के साथ कहा। वह मेरा टारगेट है। जब तक मैं यहां हूं तुम उसे छू भी नहीं सकते। काले बालों वाले थग की आंख तमतमा उठी। तू होता कौन है? वह भड़का। हम क्रिस्टल क्रॉस गैंग हैं। तू खुद मुसीबत बुला रहा है। एरिक ये सब देख रहा था। सिमोन पूरी शान से खड़ा था। उसका लंबा चौड़ा शरीर एलीवे पर भारी पड़ रहा था। उसकी ब्रॉड शोल्डर तराशी हुई काया से ताकत और दबदबा झलक रहा था। उसकी हर हरकत नपी तुली थी, शांत लेकिन घातक। वह एक स्किल्ड असैसिन था। शहर के बाहर उस पर हमला करने वालों जितना नहीं, लेकिन फिर भी बेहद खतरनाक। नियॉन लाइट्स में उसका बॉल्ड सिर चमक रहा था। कोई बाल नहीं जो उसकी सख्त शक्ल को नरम कर सके। उसकी तेज जॉलाइन और पैनी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसके हाथ में डैगर था, ठंडी धातु की चमक लिए। वह हथियार उसकी लीतल क्षमता का विस्तार था।
मैथ्यू के आदमी के होंठों पर चुनौती भरी मुस्कान आई। शायद हूं, उसने कहा। तो क्या सच में मरना चाहता है? अगर यही चाहिए तो मैं खुद तुझे हेल के दरवाजे तक छोड़ आऊंगा। टैटू वाली खोपड़ी वाला थग सिमोन को ध्यान से देख रहा था। उसे समझ आ गया कि सामने खड़ा आदमी खतरनाक है। फिर भी उसकी लालच ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, वह गुर्राया। हम तुझसे ज्यादा हैं। सिमोन ने मुट्ठियां भींच ली। गिनती कुछ नहीं होती, उसने ठंडे आत्मविश्वास से कहा। अगर स्किल नहीं हो, और यकीन मान, तुम लोग मुझे काफी कमजोर लग रहे हो। बिना किसी चेतावनी के सिमोन चपट पड़ा। अगले ही पल एलीवे युद्ध भूमि बन गई। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। डैगर से तुरंत एक तलवार बनाई। बर्फीली ठंड उसे फैलने लगी। आसपास का तापमान कई डिग्रीज गिर गया। गंजे तग ने एक विशाल हैमर बना लिया। दागदार चेहरे वाले ने सोर्ड मटेरियलाइज की। काले बालों वाला तग एरिक को दबाए रहा ताकि वह भाग न सके। गंजे तग ने जोरदार हुंकार के साथ हैमर नीचे दे मारा, लेकिन सिमोन की रिफ्लेक्सेस बिजली जैसी थीं। वह एक तरफ हट गया और उसकी आइस सोर्ड ने वार को सटीक ढंग से डिफ्लेक्ट कर दिया। जमीन कांप उठी। दागदार थग ने मौका देखकर लगातार वार किए। सिमोन उनके बीच ऐसे घूमता रहा जैसे कोई खतरनाक नृत्य हो। बच्चा भी तुमसे ज्यादा ताकतवर है, यह सिमोन ने ताना मारा। उसकी आइस सोर्ड हर वार को आसानी से रोक रही थी। गंजा तग फिर छपटा, हैमर सीधा सिमोन के पेट की ओर। लेकिन मैथ्यू के आदमी की एजिलिटी और एक्सपीरियंस कहीं ज्यादा थी। वह पीछे पलटा, हैमर जमीन से टकराया और शॉक वेव के साथ मलबा उड़ गया। दागदार थग ने बगल से वार किया, पसलियों के नीचे निशाना साधते हुए। लेकिन सिमोन की इंस्टिंक्ट्स रेजर शार्प थीं। वह मुड़ा, वार खाली गया, और उसकी आइस सोर्ड ने पलटवार किया। स्टील और फ्लैश की टकराहट गूंजी। बर्फ की लकीर थग की बांह पर उभर आई। दागदार थग पीछे हटा, दर्द और हैरानी उसकी आंखों में थी। गंजा थग गुस्से में फिर छपटा, लेकिन सिमोन ने एक सटीक किक मारी। आदमी जमीन पर गिर पड़ा। हैमर दूर जा गिरा। दूसरे थग ने पल भर हिचकिचाया, फिर दोस्त को बचाने आगे बढ़ा, लेकिन सिमोन अडिग था। उसकी आइस सोर्ड ने हर वार को रोका। सिमोन उस डेस्परेशन से लड़ रहा था कि कोई भी एरिक की एबिलिटीज तक न पहुंच पाए। उसकी हर मूव सटीक थी। थग्स जो अभी तक आत्मविश्वास से भरे थे, अब खुद पर शक करने लगे। उसकी डोमिनेंस ने एलीवे का संतुलन बदल दिया। एरिक यह सब और डिसबिलीफ के साथ देख रहा था। तभी काले बालों वाले थग ने हालात की गंभीरता समझी। उसने एरिक को छोड़ दिया और दागदाग के साथ मिल गया, और यही एरिक के लिए काफी था। एड्रेनलिन से भरा हुआ अवेकनर उछलकर खड़ा हुआ और भाग पड़ा। वह क्रेट्स और रुकावटों के बीच से फुर्ती से निकला, इंस्टिंक्ट और डेस्परेशन के सहारे। पीछे हथियारों की टकराहट और गालियों की आवाजें गूंज रही थीं। वह भाग गया। लड़ते रहो, बेवकूफ। एरिक दो बिल्डिंग्स के बीच की संकरी राह में घुस गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सांसें तेज और उखड़ी हुई थीं। वह मुड़ा, लड़ाई की आवाजें पीछे छूटने लगीं। उसका शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। हर शैडो उसे खतरा लग रही थी, हर आवाज एक जाल। भागते भागते वह नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ गहराई तक पहुंच गया, जहां स्ट्रीट्स जिंदा थीं और शहर की एनर्जी धड़क रही थी। रात के अंधेरे में केडन की एलीट सोल्जर्स की टीम शहर की सड़कों पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। आसमान में चांद ऊंचा था, और उनके कदमों की तेजी हालात की गंभीरता को साफ दर्शा रही थी। उन्हें केडन की बेटी और उसके दोस्तों को बचाना था। एम्बर के दोस्तों की लोकेशन पर कोई अपडेट? केडन ने पूछा। उसकी आवाज में गहरी चिंता थी। अभी नहीं सर, उसके एक आदमी ने जवाब दिया, लेकिन हम उन्हें जल्द ढूंढ लेंगे। केडन की नजर सामने टिकी हुई थी, उसका जबड़ा सख्ती से भिंचा हुआ। याद रखो, हमारी प्रायोरिटी एम्बर है। वही सबसे ऊपर है। यस सर। डोंट वरी। सैनिकों ने सहमति में सिर हिलाया। वे उस जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां केडन ने अपनी बेटी को जाने को कहा था। उन्हें पता था कि वह किस खतरे में है और उनके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी टिकी है। सर, जो लोग स्टूडेंट्स का पीछा कर रहे हैं, उनके साथ क्या करना है? एक और सोल्जर ने संयमित आवाज में पूछा। केडन ने अपने आदमियों की ओर देखा। उसकी आंखों में मौजूद पिता की चिंता पल भर में क्रूर और निर्दयी दृढ़ता में बदल गई। तेजी से आगे बढ़ो, हर थ्रेट को न्यूट्रलाइज करो। एम्बर और बाकी सबकी सेफ्टी सुनिश्चित करनी है, उसने ठंडे स्वर में कहा। जो पीछा कर रहे हैं, उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना। टीम शहर के भीतर तेज और सधे हुए कदमों से आगे बढ़ती रही। हर कदम उन्हें उनके लक्ष्य के और करीब ले जा रहा था।
शहर की धड़कन उनके चारों ओर महसूस हो रही थी, लेकिन उनका ध्यान अडिग था। इसी दौरान एक सोल्जर का रेडियो जीवित हुआ। सर, हमें एक बच्ची मिल गई है, उसने रिपोर्ट किया। उसके पास थॉर्नी वाइन्स बनाने की पावर है। रिकॉर्ड्स के अनुसार वह मार्था एलिजाबेथ कुक होनी चाहिए। वह यहीं पास में है, लेकिन उसका पीछा किया जा रहा है। ऑर्डर्स? केडन की आंखें सिकुड़ गई। उसे सिक्योर करो, पीछा करने वाले को एलिमिनेट करो, उसने बिना हिचक कहा। प्राइवेट रेनॉल्ड्स को भेज रहा हूं। तेजी से काम करो, लेकिन सावधान रहो। प्राइवेट रेनॉल्ड्स, एक अनुभवी सोल्जर, आगे बढ़ा और सिर हिलाकर आदेश स्वीकार किया। रेनॉल्ड्स, मुझे इंतजार मत करवाना, केडन ने भरोसे से कहा। रेनॉल्ड्स ने अपना गियर चेक किया और लोकेशन कंफर्म कर तुरंत निकल पड़ा। इमारत के पास पहुंचते ही वह सतर्क हो गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, हर संभावित खतरे को परखा। उसे पता था एक बच्चे की जान उस पर निर्भर है। थोड़ी देर बाद उसने मार्था को देखा। वह भाग रही थी और अपनी पावर से अपने पीछा करने वाले को धीमा कर रही थी। रेनॉल्ड्स ने बिना देर किए स्थिति संभाली। पीछा करने वाला जल्द ही निष्क्रिय कर दिया गया। मार्था ने शोर सुना और पलटकर देखा। डर उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। रेनॉल्ड्स उसके पास आया और शांत स्वर में बोला, डरो मत किड, अब तुम सेफ हो। मिस्टर जॉयस ने मुझे भेजा है। मार्था की आंखों में डर के साथ उम्मीद भी थी। क्या सब खत्म हो गया? उसने धीमे से पूछा। रेनॉल्ड्स ने सिर हिलाया। हाँ, अब सब ठीक है। वह उसे उठाकर सुरक्षित जगह की ओर तेजी से बढ़ गया। उधर स्क्वाड एम्बर की तलाश में आगे बढ़ रही थी। वे करीब पहुंच चुके थे। आखिरकार वे तय की गई जगह पर पहुंचे। केडन वहां खड़ा था, बेचैनी से हर दिशा में देखता हुआ। हर पल उसे अनंत लग रहा था। चिंता और भीतर दबा हुआ गुस्सा उसकी आंखों में साफ था। फिर स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी में एम्बर दिखाई दी। वह लगातार दौड़ रही थी, जैसे उसकी जिंदगी उसी पर टिकी हो। सर, साइटिंग अहेड, एक सोल्जर ने इशारा किया। मूव, केडन की आवाज में आदेश और बेचैनी दोनों थे। सोल्जर्स तेजी से आगे बढ़े। एम्बर, केडन रुका। डैड, एम्बर की आवाज राहत से भर गई। केडन ने उसे कसकर गले लगा लिया। भगवान का शुक्र है तुम सुरक्षित हो। उन दोनों की आंखें मिली। थकान, डर, राहत, सब कुछ उस एक पल में समा गया। एम्बर उसके सीने से लगकर शांत हो गई। उस अराजकता के बीच ये पल एक सुरक्षित आश्रय जैसा था। तभी एक सोल्जर ने चेतावनी दी। सर, हॉस्टाइल्स अप्रोचिंग। परमिशन? डिस्पोज ऑफ हिम, केडन ने बिना भाव बदले कहा। कुछ ही पलों में खतरा समाप्त हो गया। एम्बर, अब तुम सेफ हो, उसने धीमे से कहा। हम साथ में इससे निकलेंगे। एम्बर ने सिर हिलाया। मुझे पता था आप आएंगे डैड। उसी समय रेडियो पर फिर से आवाज आई। सर, बाकी बच्चों में से कुछ मिल गए हैं। 4 का पीछा किया जा रहा है। एरिक रोमानो का कोई ट्रेस नहीं। केडन ने गहरी सांस ली। सबको रेस्क्यू करो, मेरी बेटी को मैं खुद संभाल लूंगा। सर, व्हीकल आ रही है। केडन ने एम्बर को आखिरी बार कसकर थामा। हमें तुम्हें घर ले जाना है। सोल्जर्स अलग अलग दिशाओं में फैल गए। डैड, एरिक कहाँ है? एम्बर ने चिंता से पूछा। केडन ने उसे आश्वस्त किया। हम उसे ढूंढ लेंगे, चिंता मत करो हनी। सिमोन और क्रिस्टल क्रॉस गैंग के बीच की लड़ाई शायद अब भी चल रही थी। समस्या यह थी कि वह आदमी उसे हर बार ढूंढ निकालता था और एरिक को पूरा यकीन था कि इस बार भी वह ऐसा ही करेगा। इसी वजह से उसे समझ आ गया कि वह हमेशा भागता नहीं रह सकता। उसे कुछ करना ही होगा। तंग गलियां और भीड़-भाड़ वाली सड़कें उसे घुटन का एहसास करा रही थी, जैसे हर गुजरते पल के साथ वे और सिमटती जा रही हों। उसे एक एग्जिट चाहिए था, ऐसी जगह जहां वह इस पीछा करते हुए ख्यास से थोड़ी राहत पा सके। चेहरे पर दृढ़ निश्चय लिए एरिक ने पल भर में फैसला कर लिया। वह सिटी छोड़ देगा। अब यही समय था। उसे यह नहीं पता था कि उसके भीतर इस सफर के लिए पर्याप्त ताकत बची है या नहीं, लेकिन उसने कोशिश करने का निश्चय कर लिया। जेकब, स्टेला, एन्या और उन 6 थग्स सभी उसके सीक्रेट को जान चुके थे। ऐसे में न्यू अलेक्जेंड्रिया अब सुरक्षित नहीं रही थी। वह किसी लेबोरेटरी का लैब रैट बनना नहीं चाहता था और न ही अपनी पहले से ही सीमित आजादी खोने का जोखिम लेना चाहता था। उन सबके आपसी संघर्ष की वजह से एरिक को कुछ कीमती समय मिल गया था। अब सबसे सही रास्ता यही था कि वह मिस्टर फॉक्स के फार्म की ओर जाए और जितना संभव हो सके यूटेंसिल्स, सीड्स, पानी और सर्वाइवल से जुड़ा सामान इकट्ठा करे। सब कुछ होने के बावजूद उसके मन में मिस्टर फॉक्स के फार्म की यादें उमड़ आई। खेतों के बीच छिपी वह जगह जिसने कभी उसे सुकून दिया था। जैसे ही वह शहर की व्यस्त सड़कों से बाहर निकला, नजारा बदलने लगा। ऊंची इमारतें और कंक्रीट जंगल पीछे छूट गए और उनके स्थान पर खुला विस्तार फैल गया।
पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की दूर की आवाजें अब कार हॉर्न्स और जल्दबाज कदमों की जगह लेने लगीं। ताजी, ठंडी हवा एरिक के फेफड़ों में भर गई। उसके सामने फैला दृश्य उस खेओस से बिल्कुल उलट था जिसे वह पीछे छोड़ आया था। जहां तक नजर जाती, हरे और सुनहरे खेत फैले हुए थे, रात की हल्की हवा में लहराते हुए। वह सांकड़ी कंट्री लेन से गुजरा, जिनके किनारे ट्रिम्ड हेजेस और जंगली फूल उगे थे। मिट्टी और प्रकृति की खुशबू ने उसे घेर लिया, उसके भीतर जमी बेचैनी को कुछ देर के लिए शांत करते हुए। गांव की यह शांति उसके थके हुए मन के लिए मरहम जैसी थी। वह फेमिलियर गोल्डन व्हीट फील्ड्स तक पहुंचा, जो अब रात के अंधेरे में डूबे हुए थे और सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी से दिखाई दे रहे थे। दूर क्षितिज पर मिस्टर फॉक्स का फार्म उभर आया, ग्रामीण सन्नाटे के बीच एक सैंक्चुअरी की तरह। पुराना फार्म हाउस अपनी सफेद दीवारों और खुले पोर्च के साथ खड़ा था, मानो अब भी किसी गर्मजोशी से भरे जीवन की याद दिला रहा हो। आसपास फैली इमारतें उस जीवन की झलक देती थीं, जो कभी जमीन के साथ तालमेल में जिया गया था, लेकिन अब देखभाल के बिना सूनी पड़ी थी। कंट्री साइड की गोद में बसा ये फार्म बीते जमाने की कहानी कह रहा था। समय की मार से घिसी लकड़ियां अब भी जमीन की रखवाली कर रही थी। फार्म में कदम रखते ही एरिक की नजर दूर तक फैले खेतों पर गई, लेकिन साफ दिख रहा था कि लापरवाही ने इस जगह को बुरी तरह प्रभावित किया था। जो खेत कभी उपजाऊ और भरपूर थे, अब बर्बादी की हालत में थे। मिस्टर फॉक्स की मौत के बाद फसलें बिना देखरेख के सड़ चुकी थीं। जंगली घास और बेलें जमीन को वापस अपने कब्जे में ले चुकी थीं। फार्मस्टेड की इमारतें अब भी किसी तरह टिकी हुई थीं, एक शांत, जिद्दी मजबूती के साथ। घिसा पिटा पोर्च आज भी उस जमीन और हवा में तैरती यादों को देखने का मौका देता था। मानव देखभाल के बिना प्रकृति ने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। जो बगीचा कभी सजा संवरा था, वहां अब जंगली फूल खिले थे। बारों पर बैठे पक्षी सूने खेतों में अपनी आवाजें गूंजा रहे थे। फिर भी इस उपेक्षा के बीच एक अजीब सी शांति थी। भले ही खेत अबैंडनमेंट के निशान डो रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद अब भी जिंदा थी कि सही हाथों में यह फार्म फिर से सांस ले सकता है। फिलहाल यह जगह समय के गुजरने की एक बिटर स्वीट याद थी। एरिक ने कदम तेज कर दिए। सुरक्षा की उम्मीद उसे आगे खींच रही थी। हर कदम के साथ शहर का बोझ उसके कंधों से उतरता जा रहा था और उसकी जगह संभावना की हल्की सी रोशनी ले रही थी। जैसे ही वह मिस्टर फॉक्स के फार्म पर पहुंचा, यादों का सैलाब उसके मन में उमड़ पड़ा। वह दिन जब उसने जमीन पर पड़े बूढ़े आदमी की लाइफलेस बॉडी देखी थी, स्टैब वुंड्स के साथ, आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ता था। वह दर्द अभी भी दिल को जकड़े हुए था, लेकिन एरिक जानता था कि वह अतीत में नहीं उलझ सकता। इस वक्त सर्वाइवल ही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। दृढ़ निश्चय के साथ वह फार्म के भीतर आगे बढ़ा। उसकी नजरें हर तरफ काम आने वाले सामान की तलाश में थीं। यह जगह अब भूले बिसरे टूल्स और जरूरी चीजों का खजाना बन चुकी थी। सबसे पहले उसे एक स्लीपिंग टेंट मिला, जिसका कपड़ा समय के साथ फीका पड़ चुका था। यह आने वाली कठोर रातों से उसे बचा सकता था। फिर उसे टॉयलेट पेपर का ढेर मिला, एक छोटी सी लग्जरी, लेकिन बेहद जरूरी। खोजबीन के दौरान उसे कुछ मैना भी वापस महसूस हुई। उसे भरोसा था कि जंगल में वह कम से कम अपनी रक्षा तो कर सकेगा। अबैंडन्ड इमारतों में घूमते हुए उसे खाना बनाने और खाने के यूटेंसिल्स मिले। उसने बिना देर किए उन्हें इकट्ठा किया। पानी रखने के कंटेनर्स, पॉट्स, पैन्स और बैकपैक्स। उसे कुछ लाइटर्स भी मिले, जिन्हें उसने जेब में डाल लिया। उसी वक्त उसके दिमाग में एक जरूरी ख्याल आया, ऐसी चीज जो उसकी जिंदगी बचा सकती थी। वह सीधे उस ड्रॉर तक गया जहां मिस्टर फॉक्स अपनी सबसे कीमती चीज रखता था, सीड्स। ड्रॉर खोलते ही उसकी आंखें चमक उठी। वहां सैकड़ों पैकेट्स थे, फ्रूट ट्रीज से लेकर वेजिटेबल्स और हर्ब्स तक के सीड्स। ये बीज एक उजड़े हुए भविष्य में भी जीवन उगा सकते थे। उसे हर पौधे का सिर्फ एक सीड चाहिए था, क्योंकि आगे चलकर वही पौधे और बीज दे सकते थे। लेकिन टाइड से लड़ने की जरूरत को देखते हुए उसने जितना संभव हो सके उतना साथ ले जाने का फैसला किया। बैकपैक भर जाने के बाद उसने फार्म की ओर एक आखिरी नजर डाली। उस आदमी के लिए एक साइलेंट सैल्यूट जिसने कभी उसे मौका दिया था। वह आदमी परफेक्ट नहीं था, कभी कभी सख्त और कंजूस भी था, लेकिन मुश्किल वक्त में वही एक था जिसने मदद की थी। ये भावनाएं अजीब थीं, लेकिन सच थीं। बैरियर की ओर बढ़ते हुए एरिक के भीतर एंटिसिपेशन और बेचैनी दोनों थीं। बैरियर के बाहर वह पूरी तरह अकेला होगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, यह पक्का करने के लिए कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा। चलो।
रेड पैलेस का स्टूडेंट थोड़ी दूरी वापस चला, घास और झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए। ये छोटा सा सफर भी उसे अनंत लगा। टाइड से शहर की रक्षा करने वाला बैरियर उसके लिए एक पिंजरा बन चुका था और वह उससे मुक्त होना चाहता था। व्हीटफील्ड के किनारे पहुंचकर वह पल भर रुका। सुनहरे डंठल हवा में लहराते हुए जैसे आजादी के रास्ते फुसफुसा रहे हों। वह खेत में उतर गया, गेहूं की बालियों को अपने चारों ओर डाल की तरह महसूस करते हुए। लेकिन जैसे ही वह ब्रीच के करीब पहुंचा, डर ने उसे जकड़ लिया। किसी के कदमों की आवाज आई। उसे तुरंत पता चल गया, वह थग फिर से पहुंच चुका था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घायल था। बाहों, सीने, कंधे और बाजू में गहरे जख्म थे। लड़ना बहुत खतरनाक था। भागना ही सबसे सही रास्ता था। वह ब्रीच तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ा ही था कि गोल्डन व्हीट के बीच से सिमोन प्रकट हुआ। शिकारी की तरह उसकी नजर एरिक पर टिक गई। एरिक समझ गया, इस बार बचना मुमकिन नहीं था। लगता है तुम्हें काफी पीटा गया है, एरिक ने कहा। चुप रहो किड, उन्होंने रीइंफोर्समेंट बुला लिया है। सिमोन की ठंडी आंखों में विकृत संतोष छलक उठा। अब एरिक, आखिरकार अपने सीक्रेट बताने का वक्त आ गया है। अब तुम मुझसे भाग नहीं सकते। एरिक की आंखें फैल गई जब उसने सिमोन को देखा। वह दुश्मन, जो कभी डर और दबदबे का प्रतीक था, अब घायल और लहूलुहान हालत में उसके सामने खड़ा था। क्रिस्टल क्रॉस गैंग के साथ हुई लड़ाई ने उस पर गहरा असर छोड़ा था। उसके शरीर पर फैले कई जख्म साफ बता रहे थे कि उसने कितनी भारी कीमत चुकाई है। खून उसके घावों से रिस रहा था, उसकी पीली पड़ चुकी त्वचा के साथ एक सिहरन पैदा करता हुआ। जो चेहरा कभी ठंडा और संयमित रहा करता था, अब दर्द और थकान से विकृत हो चुका था। भले ही सिमोन पूरी कोशिश कर रहा था कि वह डरावना दिखे, उसका गंजा सिर पसीने और खून से भीगा हुआ था। उसकी बाहों और सीने पर गहरे कट साफ नजर आ रहे थे, उस बेरहम संघर्ष की गवाही देते हुए। फटी हुई पोशाक पर फैले लाल धब्बे उस हिंसा का मूक प्रमाण थे। उसकी हर भारी सांस के साथ पीड़ा की एक हल्की कराह बाहर निकल जाती थी। वह अपने बाजू को थामे हुए था, जहां एक हराजकम उसके शरीर को चीर चुका था। खून उसकी उंगलियों से बहकर जमीन पर गिर रहा था। कांपते हुए हाथ पैर साफ दिखा रहे थे कि यह हरडाई उसके कभी शक्तिशाली शरीर को कितना तोड़ चुकी थी। यह कम से कम 8 लोगों काम रहा होगा। एली में हैतीन तक से आसानी से लड़ पाया था, इसलिए सिमोन का रिइंफोर्समेंट बुलाने की बात सच ही लग रही थी, वरना इतने खमों की कोई वजह नहीं थी। एरिक ने समझ लिया कि ये चोटें मामूली नहीं थी। दुश्मन की लाइफ फोर्स को धीरे धीरे खत्म होते देख उसके भीतर उम्मीद की एक हल्की सीचिंग वेकनर की आवाज में एक उम्मीद उतर आई। क्या तुम सच में सब जारी रखना चाहते हो ओल्ड मैन? उसने शांत स्वर में पूछा। अपने आप को देखो, तुम बुरी तरह घायल हो। अब इस बेकार की लड़ाई को खत्म करने का वक्त है। सिमोन ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। तुम सोचते हो कुछ जख्म मुझे रोक देंगे? उसकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन जहर से भरी। मैं घायल जरूर हूं, लेकिन तुम्हें अब भी आसानी से काबू में कर सकता हूं। रेड पैलेस में पढ़ने से तुम्हें यह सिखाया गया है कि किसी को उसकी बैकग्राउंड देखकर कम आंका जाए। एरिक ने एक बार फिर सिमोन के जख्मों को देखा, फिर अपने घावों पर नजर डाली। अभी भी देर नहीं हुई है, उसने समझाने की कोशिश की। हम अलग अलग रास्ते चुन सकते हैं और ये मान सकते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि उसका दुश्मन बुरी हालत में था, फिर भी एरिक जानता था कि उसकी अपनी चोटें और कम होती मैना इस लड़ाई को बेहद मुश्किल बना देंगी। तुम्हारे जख्म मुझसे कहीं ज्यादा गंभीर है। अगर ये लड़ाई जारी रही तो नतीजा सिर्फ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगा। सिमोन की आंखों में गुस्से की चमक उभरी। म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन? वह गुर्राया। लगता है तुम सच में पागल हो रहे हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, एरिक रोमनो, जब तक तुम ये नहीं बताते कि तुम ये सब कैसे कर पाते हो। और उसके बाद भी, आज जो कुछ हुआ है, उसकी कीमत तुम्हें अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। एरिक ने झुंझलाकर सिर झटका। सिमोन की पकड़ उसके हथियार पर और कस गई। दर्द से जूझते हुए एरिक ने एक कदम पीछे लिया। उसने अपना बैकपैक जमीन पर रख दिया, अपनी फ्लाइसर निकाली और दूसरा हाथ जेब में डाल दिया, जहां उसने मिस्टर फॉक्स के फार्म से मिले एक एक्स्ट्रा पैकेट से कुछ सीड्स छिपा रखे थे, सिर्फ लड़ाई के लिए। उसे पता था कि सिमोन उसे ढूंढ ही लेगा। आज वह कई बार ऐसा कर चुका था। यह मान लेना कि अब नहीं करेगा सिर्फ ख्वाब था। मैथ्यू का हंटिंग डॉग अपने काम में माहिर था। भले ही वह क्रिस्टल क्रॉस गैंग के असैसिन्स के लेवल का न हो, लेकिन खतरनाक जरूर था। जैसे ही सिमोन आगे झपटा, उसकी आइस स्वॉर्ड चांदनी में चमक उठी। एरिक का थका हुआ शरीर जवाब देने के लिए जोर लगाने लगा।
उसकी मैना खतरनाक हद तक कम हो चुकी थी, जिससे नथानियल की शक्ति को इस्तेमाल करना मुश्किल हो रहा था। वह हमलों से बचने पर ध्यान देने लगा। उसकी इंस्टिंक्ट, एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्सेस हर हरकत को दिशा दे रहे थे। सिमोन के हमले तेज और सधे हुए थे। हर टकराव में एरिक को झटका महसूस होता, मानो हथियार उसके हाथों से छूट जाएगा। एक तिरछा वार उसकी बाहों की ओर आया। एरिक ने बगल में कूदकर उसे बाल बाल टाल दिया। ब्लेड उसके कपड़े को छूती हुई निकल गई, ठंडक की एक लकीर छोड़ते हुए। उसने पलटकर सिमोन की खुली बाजू पर वार किया, लेकिन सिमोन ने आसानी से उसे रोक लिया। स्टील और आइस की टकराहट हवा में गूंज उठी। ठंडक उसके चेहरे के पास से गुजरी और एरिक के रोंगटे खड़े हो गए। वह जानता था कि ताकत में वह मुकाबला नहीं कर सकता। उसे एजिलिटी और डिफेंस पर टिके रहना होगा। वह प्लांट पावर से लॉग्स फेंकना चाहता था, लेकिन सिमोन उसे कोई मौका नहीं दे रहा था। ऊपर से यह दांव सिर्फ एक बार ही खेला जा सकता था। सिमोन लगातार दबाव बनाए हुए था। एरिक मुश्किल से वारों से बच रहा था। फक, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। वह मन ही मन चुजलाया। एक वार उसके चेहरे के बहुत करीब से गुजरा। ब्लेड की नोक ने उसकी गाल को छू लिया। खून की पतली धार नीचे बह निकली, लेकिन दर्द ने उसे और सतर्क बना दिया। अब वह सिमोन की फाइटिंग स्टाइल को समझने लगा था। एक थ्रस्ट से बचते हुए उसने छटके से वार किया और इस बार सिमोन की आइस स्वॉर्ड जमीन पर गिर गई। लेकिन अगले ही पल सिमोन ने कमर से एक और डैगर निकाली और उससे फिर एक स्वॉर्ड बना ली। नाइस ट्राई किडो, उसने हंसते हुए कहा। लड़ाई जारी रही। एरिक की सांसें भारी हो रही थी, माना लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका हौसला अब भी टूटा नहीं था। सिमोन की चालें अब थोड़ी धीमी पड़ने लगी थी। जख्म उसे पूरी ताकत से लड़ने नहीं दे रहे थे। एक हमले के बाद एरिक को एक पल का मौका मिला। उसी क्षण उसने जेब से सीड्स की एक मुट्ठी निकाली। समय जैसे थम गया। एरिक ने सीड्स उछाल दिए और अपनी बची हुई पूरी मैना उसमें झोंक दी। एक भी कण बचाने का सवाल नहीं था। अचानक हवा में सैकड़ों भारी लॉग्स प्रकट हुए और सिमोन की ओर टूट पड़े। व्हाट द? सिमोन संभल नहीं पाया। लॉग्स एक के बाद एक उस पर आ गिरे। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। हॉस्टिल ह्यूमन किल्ड, मैना अब्सॉर्बिंग प्रोसेस स्टार्टिंग। 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100%। Mana successfully absorbed, starting converting procedure. 3, 2, 0 mana successfully converted into experience. 3,898 experience points awarded to the host level up. मैंने कर दिया, सच में कर दिया। एरिक ने सिमोन को मात दे दी थी। लॉग्स ने उसे खत्म कर दिया और उसे एक लेवल भी मिल गया। फिर भी सिस्टम के संदेश के बावजूद वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुआ। यकीन करने के लिए वह सावधानी से लॉग्स की ओर बढ़ा। गेहूं के खेतों के बीच हुई भीषण लड़ाई के बाद का मंजर देखते हुए एरिक की तेज धड़कन धीरे धीरे सामान्य होने लगी। जो इलाका कभी शांत और सुकून भरा था, अब वहां उसके और सिमोन के बीच हुए हिंसक टकराव के साफ निशान मौजूद थे। टूटे हुए गेहूं के डंठल जमीन पर रौंदे हुए बिखरे पड़े थे और उनके बीच उन लकड़ी के लट्ठों के टुकड़े फैले थे जिन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। हवा में खून की धातुई गंध घुली हुई थी, जो गेहूं की मिट्टी जैसी खुशबू के साथ मिलकर भारी माहौल बना रही थी। एरिक की नजर मलबे के बीच पड़े सिमोन के निश्चल शरीर पर टिक गई। उस दृश्य को देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह उसके उस ब्रेन क्रिस्टल पावर की भयावह गवाही थी जिसे वह कभी बेकार समझता था। सिमोन का शरीर मुश्किल से पहचाना जा सकता था। लट्ठों के भारी वारों ने उसे बेरहमी से कुचल दिया था। जो कभी एक जानलेवा तग था, वह अब टूटा हुआ और पराजित पड़ा था। उसका शरीर अस्वाभाविक ढंग से मुड़ा हुआ था। गहरे लाल खून के धब्बे जमीन को दागदार कर रहे थे, जो सुनहरे गेहूं के खेतों के रंग से डरावना विरोधाभास बना रहे थे। एरिक की आंखें तबाही के उस रास्ते पर चली गईं, खून की उन धारियों को देखते हुए जो कभी जीवंत रहे, इस परिदृश्य पर एक भयानक चित्र उकेर रही थी। जीत हासिल करने के बावजूद एरिक के भीतर गुस्से की एक लहर उठी। यह वह जिंदगी नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी जब उसने स्कूल में अपनी शक्ति उजागर करने का फैसला लिया था। क्या उसके लिए चुप रहना बेहतर होता? शायद हाँ। और उसे उम्मीद थी कि एट्रियम में हालात अलग होंगे। वहां वह बस ये कह सकता था कि उसकी मुख्य शक्ति नथानियल की है। इतना कहना ही उसे एक अच्छी जिंदगी, कई मौके और दोबारा कमजोर कहलाने के कलंक से बचाने के लिए काफी होता। समस्या यह थी कि वह एट्रियम के बारे में ज्यादा जानता ही नहीं था। उसे बस इतना पता था कि वहां जबरन मिलिट्री कंस्क्रिप्शन नहीं थी।
बल्कि मर्सनरीज का सिस्टम था। और इसका मतलब यह भी था कि वहां वह यहां से ज्यादा आजाद होता। देहात की खामोशी एरिक को घेरने लगी जब वह अपने ही मचाए गए विनाश के बीच खड़ा सिमोन के निर्जीव शरीर को देख रहा था। हवा गेहूं के खेतों से सरसराती हुई गुजर रही थी, टूटे डंठलों को उदास लय में हिला रही थी। यह एक ऐसा पल था जब वह शांति से सोच सका। हाल के महीनों में उसकी जिंदगी में फैली अराजकता से थोड़ी राहत, राहत और दुख का मिला जुला एहसास एरिक के भीतर उमड़ आया जब उसने स्वीकार किया कि सिमोन मर चुका है। लेकिन इस सच्चाई का बोझ भी उतना ही भारी था। वह अब एम्बर और अपने दोस्तों के पास वापस नहीं जा सकता था। सिमोन की मौत ने एक अध्याय को खत्म किया था, लेकिन यह भी याद दिलाया कि इस विशाल दुनिया में वह अब भी कमजोर है और उससे कहीं ज्यादा ताकतवर लोग हैं जो उसके रहस्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसे पता था कि उसकी एबिलिटी की बातें देर सबेर बेकर तक पहुंच ही जाएंगी और फिर वह न सिर्फ फ्रांस में बल्कि आसपास के देशों में भी उसका बेरहमी से शिकार करेगा। आगे का रास्ता अनिश्चित था और एरिक जानता था कि आने वाली चुनौतियों के लिए उसे खुद को मजबूत बनाना होगा। एक भारी सांस लेते हुए एरिक ने अपनी नजर उस निर्जीव शरीर से हटाई और क्षितिज की ओर देखा। अभी भी अंधेरा था, लेकिन सामने फैले गेहूं के खेतों की विशालता उसे साफ दिखाई दे रही थी। यह सुनहरे रंग का समुद्र था, जितना दूर नजर जा सके उतना फैला हुआ। हर डंठल गर्व से खड़ा था, हवा में हल्के से लहराता हुआ। चांदनी ने पूरे खेत पर नीली रात की मुलायम रोशनी बिखेर दी थी, अनाज की लहरों को चमका रही थी। हवा जो सरसराते गेहूं के बीच से गुजर रही थी, कटाई की मिट्टी जैसी खुशबू चारों ओर फैला रही थी। यह समृद्धि और शांति का एक खूबसूरत दृश्य था, प्रकृति की उदारता और अनगिनत हाथों की मेहनत का प्रतीक। तभी एरिक ने फिर से उस शरीर की ओर देखा और उसके मन में एक ख्याल आया। उसका ब्रेन क्रिस्टल यहां छोड़ना बेकार होगा। यह सोचकर वह मलबे के पास गया और सिमोन के ब्रेन क्रिस्टल पावर को ढूंढने लगा। उसने अब तक हाइस का क्रिस्टल अब्सॉर्ब नहीं किया था और अब जबकि वह कुछ समय तक जंगल में रहने वाला था, उसे इसे सुरक्षित तरीके से करने का उपाय ढूंढना होगा। एरिक ने सिमोन के खून में अपनी उंगली डुबोई और उसे चख लिया। Enemies DNA acquired. Starting the analysis. Analysis complete. 50 DNA points are required to extract the DNA. 7,010 DNA points detected. Commencing extraction? नहीं, इसे बाद के लिए छोड़ दो। इसके बाद उसने सिमोन का ब्रेन क्रिस्टल उठाया और दिमाग के अवशेष साफ किए बिना ही उसे निगल लिया। Enemy's brain crystal acquired. Starting the analysis. Analysis complete. 50 DNA points are required to extract the power. 7,010 DNA points detected. Extraction is not advised. The host has incompatible DNA. Extraction aborted. उफ, एरिक ने राहत की सांस ली। मैं पूरी तरह थक चुका हूं। क्या रवाना होने से पहले घर जाकर आराम करूं? शायद किसी हीलर को हायर कर लूं? उसने मन में सोचा, लेकिन फिर उसने सीधे सिटी से निकल जाने का फैसला किया। उसके शरीर पर लगे जख्म ज्यादा दर्द नहीं दे रहे थे और उसकी नई बेहतर फिजिक की वजह से वे अपने आप भरने भी लगे थे। हाँ, उसने काफी खून खो दिया था, इसलिए उसे आराम और खाना जरूरी था। एरिक ने सिमोन के अवशेष उठाने का निर्णय लिया और उन्हें बैरियर के बाहर फेंक दिया। टाइड शरीर का ख्याल रख लेंगे, लेकिन कम से कम यह छुप जाएगा कि उस आदमी का ब्रेन क्रिस्टल गायब है। उसने शव के जितने हिस्से उठा सकता था उठाए, खासकर खोपड़ी का हर टुकड़ा, और फिर अपना बैकपैक लिया और आगे बढ़ गया। एरिक गेहूं के खेतों के भीतर और गहराई में चला गया। सुनहरे डंठल उसके पैरों से टकराते हुए रास्ता बना रहे थे। थके हुए कदम उसे उस विशाल खेत के बीच से बैरियर के छिपे हुए ओपनिंग की दिशा में ले जा रहे थे। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उसे पता था कि ब्रीच अब ज्यादा दूर नहीं है। मंजिल के करीब पहुंचते ही उसके भीतर थकान के साथ साथ एक अजीब उत्सुकता भी जाग उठी। हर कदम के साथ गेहूं की सरसराहट उसका साथ दे रही थी, जैसे अनजान सफर के लिए उसे विदा कर रही हो। और फिर किसी अदृश्य सीमा को पार करते हुए बैरियर से आगे निकलते ही वह जंगल की छाया में प्रवेश कर गया। काफी समय हो गया है जब मैं यहां आया था, एरिक ने खुद से कहा। रात ने इस परिचित जगह को रहस्यमय दुनिया में बदल दिया था, छायाओं और बिखरी चांदनी से ढकी हुई। जंगल शांत और स्थिर खड़ा था। पुराने पेड़ उसके ऊपर प्रहरी की तरह ऊंचे खड़े थे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं आपस में उलझकर एक प्राकृतिक छत बना रही थी, जो चांद की मुलायम रोशनी को ढक रही थी। जैसे जैसे एरिक जंगल के दिल में आगे बढ़ा, उसकी इंद्रियां और तेज हो गईं।
हवा ठंडी थी और उसमें गीली मिट्टी व सड़ते पत्तों की गंध घुली हुई थी। जमीन पर बिखरे पत्ते उसके कदमों के नीचे हल्की आवाज कर रहे थे। यह प्रकृति की फुसफुसाहटों का संगीत था, रात में जागने वाले जीवों की अदृश्य उपस्थिति। घने पत्तों से छनकर आती चांदनी जमीन पर एक अलौकिक चमक बिखेर रही थी। हर हरकत के साथ सायाएं फैलती और सिमटती थी, माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। ये वह जगह थी जहां हकीकत और सपने आपस में घुलते थे, जहां ठोस और अमूर्त के बीच की रेखा धुंधली हो जाती थी। यही वह जगह थी जहां एरिक आखिरकार आजाद हो सकता था, लेकिन हर मोड़ पर खतरा छिपा था। जैसे जैसे अवेकनर अंदर बढ़ा, उसे रात की हवा में घुली हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। किसी उल्लू जैसे थाइड्स की आवाज पेड़ों के बीच गूंज उठी। उसकी डरावनी पुकार ने उसे याद दिलाया कि वह एक जंगली और बेकाबू दुनिया में है। पत्तों की दूर की सरसराहट और कभी-कभी टूटती टहनी जंगल की आदिम ऊर्जा को महसूस करा रही थी। जंगल के जीव दिखाई न देते हुए भी हर जगह मौजूद इस रात्रि जीवन की बुनावट का हिस्सा थे। फिर भी उन्होंने उस पर हमला नहीं किया, यहां तक कि जब उन्होंने उस शरीर को देखा जिसे उसने बिना रुके जमीन पर फेंक दिया था। चलते हुए उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। वह कहां और कैसे सोएगा? रात में थाइड से खुद को कैसे बचाएगा? कई सवालों के जवाब ढूंढने थे, कई समाधान तलाशने थे। आगे बढ़ते ही घनी झाड़ियां उसके चारों ओर सिमटने लगीं। शाखाएं एक जटिल भूल भुलैया बनाती हुई हर कदम को चुनौती दे रही थीं। चांदनी से बनी सायाएं उसके रास्ते पर नाच रही थीं, उसे जंगल के और भीतर बुला रही थीं। हर कदम सावधानी से उठाया गया, जैसे जंगल खुद उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। वह उस जगह पहुंच गया जहां उसने लोगन को मारा था। उस लड़के ने उसके साथ जो किया था और बदले में एरिक ने जो किया, वे यादें डरावने सपनों की तरह उसके मन में उभर आईं। फर्क सिर्फ इतना था कि वे सपने नहीं थे, हकीकत थे। एरिक ने गहरी सांस ली और चांद व प्राचीन पेड़ों की निगरानी में जंगल के और भीतर तेजी से बढ़ गया, उस जगह की ओर जहां जरा सी लापरवाही उसकी मौत बन सकती थी। वह अपने साथ अपने अतीत की गूंज, सीखे गए सबक और एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद लिए चला जा रहा था। हर कदम उसे पीछे छूटे उस भयावह दृश्य और सहन किए गए दर्द से दूर ले जा रहा था, और उसे एक ऐसे भविष्य की ओर धकेल रहा था जो अभी लिखा जाना बाकी था।